हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी न्यू मास फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 12 और ये आखिरी लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एसी जनरेटर। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एसी जनरेटर। अब एसी जनरेटर क्या है? इस चैप्टर को शुरू से एंड तक जो भी हमने पढ़ा, अब इसके प्रैक्टिकल करने का वक्त है। मतलब एक्चुअल में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं, या हमने वैसे ही पढ़ लिया चैप्टर, इसका एप्लीकेशन आज आप लोगों को दिखाई देगा। मतलब समझ में आएगा कि हमने जो चैप्टर पढ़ा, इंड्यूस ईएमएफ नाम की चीज़ पढ़ी, इंड्यूस करंट नाम की चीज़ पढ़ी, इसका यूज़ क्या है, क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है जनरेट करनी या क्रिएट या डेवलप करनी। तो आज हम देखेंगे लेक्चर में, तो बने रहना मेरे साथ। मेरा नाम है विशांत शर्मा, आप देख रहे हैं न्यू मास फिजिक्स। हो सके तो नोट्स बना लेना, और जिस किसी को भी किसी भी लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, उसे जाकर के फॉलो कर लो और अपनी क्वेरी को पोस्ट करो और मैं उस पर जल्दी से जल्दी आंसर करूंगा। और उसके अलावा फेसबुक का पेज दे रखा है, उसे लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बात करते हैं एसी जनरेटर की। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, पहली बात, एक्चुअल में क्या चीज़ है? शादी होती है घरों पे, सबकी होती है, शायद तुम्हारी भी बात चल रही हो कहीं, है ना। खैर, शादी होती है घरों पे, तो जो केटरिंग वाला होता है अपने साथ एक मशीन लाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है ना। जैसे घर से बाहर शादी है तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? तो वो एक जनरेटर नाम की चीज़ लाता है, जिससे वो उसके हत्ती होती है ना, उसमें हैंडल होता है, उसे वो रोटेट करता है। उस हैंडल को रोटेट करने की वजह से वहाँ क्या डेवलप होती है? करंट। और उस करंट से पूरे पंडाल को, जो कि पूरा मैरिज हॉल होता है, वहाँ लाइट दी जाती है। तो एक्चुअल में वो वर्क कैसे करता है? वही जनरेटर एसी जनरेटर कहलाता है। और वो वर्क कैसे करता है? वो वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पे, जो कि हमने चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर नंबर 6। और यही हम पढ़ने वाले हैं कि वर्क कैसे करता है, ये करंट कैसे प्रोड्यूस करता है। ऐसा इसके अंदर क्या है कि पेट्रोल डालते हैं, करंट बनने लगती है ना। पेट्रोल डाला, हैंडल को रोटेट किया थोड़ी देर के लिए और करंट बननी स्टार्ट, फिर हैंडल को छोड़ दिया, वो रोटेट करता रहेगा पहिया उसका, व्हील उसका। ऐसा क्या है उसमें? तो वही आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो एसी जनरेटर, पहले पढ़ते हैं कि एसी जनरेटर क्या चीज़ है। एसी जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी वो कोई भी एनर्जी जो हम करते हैं, जैसे कि मैं एक डंबल लेकर के अपना वेट लिफ्टिंग करूँ, तो वो कौन सी एनर्जी होगी मेरे अंदर? मैकेनिकल एनर्जी। जो मैं खुद से वर्क कर रहा हूँ वो कौन सी एनर्जी कहलाएगी? मैकेनिकल एनर्जी। मैं किसी चीज़ को धक्का देने लगूँ तो वो क्या है? मेरी मैकेनिकल एनर्जी, है ना। तो जो एनर्जी जो वर्क हम अपने हाथों से करते हैं वो मैकेनिकल वर्क कहलाता है ना, एंड ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। अब वैसे ही अगर कोई एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमने क्या काम किया? उस एसी जनरेटर के हैंडल को रोटेट किया, तो ये मैकेनिकल एनर्जी हुई। जब इसे रोटेट किया हमने तो वहाँ क्या मिली हमें? करंट मिली, बल्ब जला। पहले बल्ब जलता है, वो करंट मिली, तो मतलब किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसलिए इट इज़ ए डिवाइस। अगर एसी जनरेटर की बात करूँ तो क्या होगा? इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है भाई, ये बात तो समझ में आई। अब प्रिंसिपल कौन सा है? कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है? तो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किस पे वर्क करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब जब कोई कॉइल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है, जब कोई कॉइल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसके एंड पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है? करंट प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। जब कोई कॉइल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो उसके एंड पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। अब इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस क्यों हुआ बताओ? क्योंकि जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, मान लो कैसे, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ, ये रही भाई हमारे पास ये पेपर है, मान लो ये पेपर है। अब ये कॉइल है, इमेजिन करो ये कॉइल, ये है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। मतलब ये दो मैग्नेट रख दिए हमने, परमानेंट मैग्नेट। और परमानेंट मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करती है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे? मैग्नेटिक फील्ड जाता कैसे? नॉर्थ से साउथ। तो लगाओ भाई नॉर्थ से साउथ। तो देखो ये नॉर्थ से कहाँ जा रहा होगा? साउथ जा रहा होगा। ऐसे नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। फिलहाल यूनिफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कॉइल मान लो इस पोजीशन पे है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, इस पोजीशन पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। अब जैसे हमने इस कॉइल को रोटेट किया, जैसे इस कॉइल को यहां से ऐसे रोटेट किया, तो क्या हुआ होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ होगा। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दी सरफेस। अब ये जो मैग्नेटिक, मान लो 4 उंगलियां है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इससे पास हो रही है, चारों की चारों पास हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हुआ। अब जैसे मैं इसे रोटेट करूंगा तो अब 3 पास होगी, अब 2 पास होगी, अब 1 पास होगी, अब कोई भी पास नहीं होगी। सिंपल, क्योंकि ऐसे निकल जाएगा मेरा हाथ। तो ये
है ना, ये ऐसे निकल जाएगा हाथ, तो कोई पास नहीं हो रही, तो मतलब यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मिनिमम, मतलब यहाँ मैक्सिमम था और यहाँ जाकर के मिनिमम हुआ, तो इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ मैक्सिमम से मिनिमम। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। अब इंड्यूस ईएमएफ अगर प्रोड्यूस हुआ तो क्या डेवलप हो जाएगी कॉइल में, करंट, और करंट डेवलप हुई तो वही करंट हमें चाहिए, जिससे वही जो हमें शादी है ना, जो बल्ब ग्लो करती है ना ये सारी चीजें बल्ब ग्लो हो रहे हैं सारे, कैसे हो रहे है ना। तो इस तरह से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम अपना वर्क कर लेते हैं, मतलब जो भी हमें चाहिए अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो कहने का मतलब हम पढ़ क्या रहे हैं इस लेक्चर में, हम ये पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है। तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या डेवलप होता है, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है, और इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, करंट प्रोड्यूस होता है, जिसे इंड्यूस करंट बोलते हैं, है ना। क्या प्रोड्यूस होती है, करंट, जिसे इंड्यूस करंट बोलते हैं। और वही करंट हमारी पंडाल में, मैरिज हॉल में चलते हैं, जिसकी वजह से सारे अप्लायंसेस चलते हैं, है ना। तो बात करते हैं क्या, अब प्रिंसिपल की बात करते हैं तो क्या है, व्हेन ए कॉइल प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट चलो मैं देखता हूं पहले प्रिंसिपल क्या है, व्हेन ए कॉइल इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करती है तो वहां क्या डेवलप हो जाता है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। उसके एंड पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, और उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट प्रोड्यूस होती है। यही बात मैं बार बार दोहरा रहा हूं, जिससे कि आप समझ जाओ कि इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस क्यों होता है, क्योंकि कॉइल रोटेट करती है। कॉइल रोटेट करने की वजह से क्यों होता है, क्योंकि कॉइल रोटेट करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। जैसे कॉइल रखिए, ये इसका हैंडल हमने से घुमाया जल्दी जल्दी, अब जैसे हम इसे घुमाएंगे तो कॉइल रोटेट करेगी ऐसे, जैसे कॉइल रोटेट करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिनिमम पास करेगी कॉइल को, है ना। जैसे कॉइल रख के अब ये रोटेट करेगी ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे। अभी जब ये रोटेट कर रही है तो इस टाइम तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम, उसके बाद मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से करंट बन रही है। यही कॉन्सेप्ट है एसी जनरेटर का। आई बात समझ में, ठीक। अब एसी जनरेटर बनता किन किन चीजों से मिलकर, कंस्ट्रक्शन क्या है उसकी, तो देखो कंस्ट्रक्शन में देखते हैं हम। तो कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन में मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि जो करंट बन रही है कॉइल में वो हमें चाहिए भी, तो बाहर कैसे निकालेंगे उसे, तो वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। तो कंस्ट्रक्शन में कितने 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 कंपोनेंट होते हैं, देखो देयर आर फॉलोइंग कंपोनेंट। फर्स्ट आर्मीचर। अब आर्मीचर क्या है, आर्मीचर रेक्टेंगुलर कॉइल बाउंड विद ए मैक्सिमम वायर्स, बहुत सारे कॉपर वायर्स की बनी हुई कॉइल होती है जिसे आर्मीचर बोलते हैं। यहाँ क्या है, वो ये ब्लू वाली है, ये क्या है, आर्मीचर कॉइल। अब ये एक एक्चुअल में ऐसी नहीं होती, एक्चुअल में गोल होती है, जब कोयल बोलते हैं शायद देसी भाषा में। आपने सोचा होगा जब इलेक्ट्रिशियन होता है तो क्या खराब हो जाते हैं पंखे, कभी पंखा चलता रुकता है तो क्या कोयल खराब होगी उसकी, वो कोयल नहीं होती, वो कॉइल होती है। एक्चुअली वो है ये कॉइल। अभी किसकी मिलकर बनी, कॉपर, थिक कॉपर वायर्स की, बहुत सारे कॉपर वायर्स बाउंड है एक दूसरे के ऊपर, तो वो आर्मीचर कहलाता है। तो आर्मीचर कॉइल है। दूसरी चीज क्या है इसका, फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट क्या, ये जो फील्ड प्रोवाइड कराएगी, परमानेंट मैग्नेट इज कॉल्ड फील्ड मैग्नेट, है ना। ये जो मैग्नेट फील्ड प्रोवाइड कराती है इसे क्या बोलते हैं, फील्ड मैग्नेट। स्लिप रिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इसके बिना तो इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी लेकिन बाहर नहीं निकाल पाएंगे, जो हमें चाहिए बाहर वो नहीं आ पाएगी। स्लिप रिंग का क्या काम है, स्लिप रिंग मूवेबल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कराती है। इस आर्मेचर कॉइल को जब हम रोटेट करेंगे तो यहाँ करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। जब करंट प्रोड्यूस होगा तो करंट बाहर निकलने की कोशिश करेगी। जब ये करंट बाहर निकलेगी तो निकलेगी कैसे, क्योंकि यहाँ तो 2 वायर है, एक वायर ये, एक वायर ये। जब ये 2 वायर है और जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो दोनों वायर एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, है ना, लिपट जाएंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या, ओवरलैप कर जाएंगे। और जब एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे वायर तो टूट जाएंगे। तो कहाँ ये कॉइल रोटेट कर पाएगी, है ना। रोटेट करेगी तो करंट कैसे निकालेंगे, तो किया क्या जाए। अब ये कंफ्यूजन का विषय था स्टार्टिंग में कि यार ये तो अब हम करंट तो बना पा रहे हैं, बात ठीक है, इस करंट को बाहर कैसे निकाला जाए, क्या किया जाए ऐसा। जब ये कॉइल रोटेट करेगी, तो 2 जो वायर्स हैं ये आउटपुट वायर्स, ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। जब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो टूट जाएगा तार, वायर टूट जाएगा। तो हमें कैसे मिलेगी बाहर करंट। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि यार हमें करना क्या है, तो बात करते कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में हम क्या पढ़ रहे थे, फील्ड मैग्नेट और स्लिप रिंग के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। स्लिप रिंग, अब बच्चे सोच रहे होंगे सर आपके क्लॉथ कैसे चेंज हो गई, आपका तो हेयर स्टाइल भी बदल गया। एक्चुअली वो ऐसा कि पीछे लाइट भागी थी, आपने देखा था, तो जब लाइट भागी तो लाइट आई नहीं थी, लाइट चली गई थी,
तो मैंने सोचा यार थोड़ा बाल कटवा के अपना थोड़ा ठीक हो जाओ, है ना। तो क्योंकि मुझे लग भी रहा था, तो इसलिए चेंज वेंज करके नहा धो के फिर से वो वीडियो वहीं से कंटिन्यू की है मैंने, है ना। अगर वो लाइट आती रहती तो मैं पूरी वीडियो उसी शॉर्ट में करता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, खैर वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो बात कर रहा था मैं किसके, स्लिप रिंग की। अब स्लिप रिंग क्या चीज़ होती है, मैंने बताया था कि इट प्रोवाइड मूवेबल कॉन्टैक्ट। मूवेबल कॉन्टैक्ट का मतलब जब ये तार आपस में क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, तो है ना, खराब है फिर तो कोई चलने का मतलब ही नहीं। तो हुआ क्या, साइंटिस्टों ने क्या सोचा कि मान लो हमने एक रिंग से ली, स्लिप रिंग मतलब स्लिप करे उस पे वायर। तो मान लो हमारे पास एक क्या है, रिंग है, मान लो ये इस तरह की एक रिंग है। अब इस रिंग पे वायर है, ये रहा वायर, मान लो ग्रीन वाला जो ये ब्लू वाला है ये वायर है, ये रहा। अब इसमें कैसे कॉन्टैक्ट, जैसे ये वायर है, अब इस पे ये मूवेबल कॉन्टैक्ट है ना, यहाँ पे टच हुआ। अब ये जैसे कॉइल रोटेट करेगी तो साथ साथ वायर भी रोटेट करेगा ऐसे, और ये इट ऑलवेज प्रोवाइड ए कॉन्टैक्ट, मूवेबल कॉन्टैक्ट। अब ये हमेशा कॉन्टैक्ट में रहेगा। जब ये कॉन्टैक्ट में रहेगा तो जो करंट बन रही थी वो स्लिप रिंग से बाहर को निकाल सकते हैं, वो करंट इस स्लिप रिंग पे आ जाएगी आराम से, वायर घूमता रहेगा। अब स्लिप रिंग से बाहर कैसे ले, तो यहाँ लगा देते हैं हम बुशेस। देखो ये स्लिप रिंग और ये बुश लगा दिया हमने, कार्बन बुश। अभी कार्बन बुश क्या काम करते हैं, इस बुश पे वायर कनेक्ट किया, एक वायर कनेक्ट किया, तो दोनों से करंट निकल करके यहाँ लोड रजिस्टर पे हमें मिल जाएगी। जैसे कोई बल्ब लगा हो तो बल्ब लगा देंगे रजिस्टर की जगह, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जो करंट चल के यहाँ गई तो उससे क्या हुआ होगा, करंट यहाँ ड्रॉप होकर के सारी वहाँ चली गई, मतलब बल्ब ग्लो करने लगेगा, मतलब करंट मिल जाएगी। तो करंट को बाहर निकालने का क्या तरीका है, स्लिप रिंग और बुशेस। तो यही हो दो कंपोनेंट है। बाकी स्लिप रिंग इट प्रोवाइड मूवेबल कॉन्टैक्ट और बुशेस इट हेल्प टू एक्सट्रैक्ट द करंट्स, है ना। तो करंट को बाहर निकालने के काम आता है। तो ये इसके कंपोनेंट है कंस्ट्रक्शन में, जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखनी चाहिए आपको। अगर आर्मेचर की बात आती है तो क्या लिखेंगे, इट इज ए बंडल ऑफ मैनी वायर्स विच इज बाउंड इन ए सर्कुलर फॉर्म। It's a bundle of many thick copper wire which bound in a circular shape, ऐसे लिख सकते हैं। Field magnet it provide a uniform magnetic field. Field magnet what they provide uniform magnetic field. Slip rings क्या काम करते हैं, slip rings it provide movable contact, है ना। अब brushes क्या काम करते हैं, it help to extract the current। ठीक, तो ये बात है। अब ये जो करंट है, इस करंट का नेचर कैसा है, बात यह है कि करंट का नेचर कैसा है, करंट डीसी है या एसी है। तो बात देखो क्या है, एसी जनरेटर। अब एसी जनरेटर है तो सिंपल सी बात है कि करंट अल्टरनेटिंग होगी। अल्टरनेटिंग मतलब एसी जो लगातार टाइम के साथ क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो। तो वो पता कैसे चला कि अल्टरनेटिंग करंट है, हमें ये क्यों नहीं पता लगा कि डीसी करंट है, ये कैसे पता लगा कि अल्टरनेटिंग करंट है, ये कौन बताएगा, ये बताते हैं इस आर्मेचर की पोजीशंस। जब ये आर्मेचर को रोटेट करती है तो देखते हैं कैसे कैसे करते हैं। तो ये सारा पार्ट किसका आता है, वर्किंग का पार्ट। तो देखो वर्किंग की अगर हम बात करें, यहाँ से स्टार्ट करें, देखो है ना, तो कैसे स्टार्ट करते हैं वर्किंग, ये सब नोट करना रहा तुम्हें, ठीक है, नोट जरूर कर लेना याद से। तो वर्किंग की अगर हम बात करें यहाँ, तो वर्किंग में क्या आएगा, देखो यहाँ बन रही है, अल्टरनेटिंग करंट है या डायरेक्ट करंट है, इसकी चर्चा करेंगे। अब कैसे, तो देखो कौन बताएगा अल्टरनेटिंग करंट है डायरेक्ट करंट, इस कॉइल की पोजीशन, आर्मेचर की पोजीशन कि कैसे में से रोटेट करे। मान लो ये रखी है कॉइल यहाँ, अब एक मैग्नेट यहाँ रखी है, नॉर्थ पोल हुआ मारकर, और ये हुआ मैग्नेट का साउथ पोल, ऐसे है ना, ऐसे रखा है, इमेजिन करो यहाँ ऐसे रखी है। अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ ये ऐसे, मान लो एक मैग्नेट यहाँ रखी है, ये नॉर्थ पोल है, मैं नॉर्थ पोल हूँ मैग्नेट का, वहाँ साउथ पोल। अभी कॉइल रखी है ऐसे। अब इस टाइम फ्लक्स कितना है, मिनिमम, क्योंकि देखो कोई पास नहीं हो रही मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे हमने इसे रोटेट करा 90 डिग्री, तो फ्लक्स मैक्सिमम। जब फ्लक्स मैक्सिमम हुआ तो करंट मैक्सिमम होगी। उसके बाद फिर डिक्रीज हुआ फ्लक्स 0, तो करंट 0 180 पे, उसके बाद फिर 270 पे, फिर फ्लक्स मैक्सिमम, उसके बाद 360 पे, फिर 0। तो मतलब ऐसे बढ़ के ऐसे बनेगी। तो मतलब ये कौन सी करंट, इस तरह की अल्टरनेटिंग करंट विच चेंज विथ टाइम, जो समय के साथ लगातार चेंज होती हो। तो देखो कैसे बात करते हैं, अगर हम टाइम पीरियड के हिसाब से इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें पोजीशंस के अकॉर्डिंग, तो देखो ये अगर इसके टाइम हो t, है ना, और ये क्या हो, करंट का ग्राफ I हो, तो स्टार्टिंग अगर t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करे, फिर क्या हो जाएगा t/2, ठीक, हाफ टाइम में t, उसके बाद 3t/2, उसके बाद 2t। इस तरह से कर सकते हैं हम इसे। अब देखो यहाँ क्या करना है, स्टार्टिंग में जब कॉइल इस तरह से रखी है तो इस टाइम तो फ्लक्स मिनिमम है, जब फ्लक्स मिनिमम है तो करंट मिनिमम है, तो कैसे होगी, इस टाइम तो करंट मिनिमम, तो यहाँ से 0 है करंट। अब जैसे जैसे हम इसे इंक्रीज रोटेट करेंगे इस तरह,
90 डिग्री पे, तो यहाँ फ्लक्स मैक्सिमम हो तो करंट मैक्सिमम होगी, मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर के ये ऐसे यहाँ जाएगा, गया ऐसे, उसके बाद यहाँ आकर के फिर जैसे जैसे जाएगा नीचे तो डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, तो डिक्रीज होते 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 180 पे जाके जीरो, मतलब टी पे जाकर के जीरो हो जाएगी, और उसके बाद फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट होगा इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर को और एरिया वेक्टर इधर को होगा, तो 180 डिग्री एंगल तो माइनस वाला जाएगा, तो नीचे निगेटिव डायरेक्शन, तो ये निगेटिव डायरेक्शन में चली गई। अब ये कैसे ऐसे 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 यहाँ करके मैक्सिमम, उसके बाद यहाँ से ऊपर जाएगी तो 360 जाती है, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट होगी तो यहाँ जा करके ये रुक जाएगी। तो इस तरह की करंट को क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। इस तरह की करंट को क्या बोला हमने? अल्टरनेटिंग करंट। क्योंकि देखो पहले यहाँ पॉजिटिव, एक टाइम पीरियड के अंतर्गत पॉजिटिव और उसके अंतर्गत निगेटिव, तो द करंट विच चेंजेस विद टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। 7 चैप्टर्स का नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे इसे कि कैसे कैसे क्या होता है। अब इसकी इक्वेशन भी होगी, जब अल्टरनेटिंग करंट, एक नई टाइप की करंट पढ़ी हमने, तो इसकी कोई इक्वेशन तो होगी। जैसे डायरेक्ट करंट इज इक्वल टू Q अपॉन T लगा देते थे हम एक्चुअल में, है ना, रेट ऑफ फ्लो, चाहे वो जनरल करंट के लिए है, इंस्टेंटेनियस करंट के लिए dQ अपॉन dt लिखते हैं, तो ये तो अल्टरनेटिंग करंट है। इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए क्या होगा? कोई इक्वेशन तो होगी, तो इसका एक्सप्रेशन डेवलप करते हैं इंड्यूस ईएमएफ का, क्योंकि इस इंड्यूस ईएमएफ के कारण करंट प्रोड्यूस हुई है और उस करंट से क्या बनेगी? इस इंड्यूस ईएमएफ से करंट प्रोड्यूस हुए, तो इंड्यूस ईएमएफ का एक्सप्रेशन करके उससे हम क्या कर देंगे? वहां से करंट निकाल सकते हैं, आराम से करंट का डेरिवेशन ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो तो बात करते हैं इसकी। तो अब इसकी पोजीशन बनाते हैं, एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस ईएमएफ। इसके वर्किंग को लिखना कैसे है? इसके वर्किंग लिखने के लिए मैं नीचे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से देख करके वर्किंग लिख लेना। लिखना ऐसे है कि एट t इज इक्वल टू 0 पे करंट इज 0 बिकॉज फ्लक्स इज मिनिमम, देन व्हेन वी रोटेट कॉइल एट 90 डिग्री एंगल it means t upon 2 then current will be maximum due to the maximum flux, है ना। इस तरह से लिख लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं किसकी? एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। चलो भाई यहां लिखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस ईएमएफ का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है तो पोजीशन दिखनी पड़ेगी कॉइल की। अब कॉइल की पोजीशन, जैसे एक कॉइल थी यहाँ, आपको तो मैंने ऐसे बनाई थी अभी इस जनरेटर पे, है ना, तो आपको ये दिख रहा था हिस्सा। मैं कॉइल को ऐसे बनाऊंगा तो आपको ये हिस्सा दिखाई देगा कॉइल का, ठीक है, किस एंगल? थीटा पे। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा रहा, देखो ये जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड तो ये जा रही, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ये जा रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये जा रही। अब यहाँ से हमने क्या काम किया? यहाँ बना दिए ऐसे ऐसे, यहाँ ये बना दिया हमने कॉइल अपनी। कॉइल का कौन सा व्यू बनाया हमने? टॉप व्यू बनाया कॉइल का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बनाया यहाँ। अब ये कैसा एंगल? देखो वर्टिकल से, अगर मैं इसके वर्टिकल की बात करूँ तो ये वर्टिकल से मान लो कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। ये कॉइल वर्टिकल से कितना एंगल बना? थीटा। थीटा इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा टी। हमने 11th क्लास में पढ़ा है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगल। अब इस थीटा के, ये थीटा है, अब इसके दो कंपोनेंट तोड़े, अगर मैग्नेटिक फील्ड के, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ बना रहा है तो एक तो देखो जाएगा कहाँ पे? यहाँ पे भी डैश डैश करके थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो एक कंपोनेंट तो इसका लॉन्ग जाएगा बी साइन थीटा इसका, और एक कंपोनेंट आएगा नीचे बिल्कुल जस्ट इसके परपेंडिकुलर बी कॉस थीटा, ये आ जाएगा कंपोनेंट इसका। ये वो थीटा नहीं है, बी ए कॉस थीटा वाला थीटा नहीं है, ये थीटा कौन सा है? इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनने वाला थीटा, ठीक है। तो बात करते हैं फ्लक्स की। ये कौन से पोजी फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ये कॉस थीटा वो वाला थीटा नहीं है, कॉस अल्फा कह दो इसे थोड़ी देर के लिए, बी के साथ कंपोनेंट आएगा बी का, तो यहाँ अल्फा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 डिग्री, तो इसका तो काम खत्म करो, तो बचा क्या? बी। बी को लिखेंगे बी कॉस थीटा, बी का कंपोनेंट ये वाला इसके अलोंग, और इसी का एरिया वेक्टर आ जाएगा इनटू ए, तो हो जाएगा फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ये वाला थीटा। सिंस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा टी, तो लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक, अब हमें चाहिए इंड्यूस ईएमएफ, तो वी नो दैट फैराडेज लॉ, वी नो दैट फैराडेज लॉ का अकॉर्डिंग क्या होता है? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो करो डिफ्रेंशिएशन ऊपर का, तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई की वैल्यू क्या है? बी ए कॉस ओमेगा टी अपॉन डी टी।
तो लिखे तो E इज इक्वल टू माइनस क्या लिखेंगे, बी ए बाहर ले लो, कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये है हमारे पास क्या, ये हमारे पास है इंड्यूस ईएमएफ जो कि हमारे पास आया है निकल के ही, कोई दिक्कत। ये इतना इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इतना इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जब कोई कॉइल क्या करती है, रोटेट करती है। अब बी ए ओमेगा क्या होता है, बी ए ओमेगा मैक्सिमम ईएमएफ होता है। बी ओमेगा क्या होता है, मैक्सिमम लिखेंगे फॉर मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए ओमेगा टी कितना होना चाहिए, मैक्सिमम के लिए ओमेगा टी कितना होना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि लोग खड़ी रहेगी तो सीधे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी तो 90 डिग्री। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, ई नॉट लिख देंगे मैक्सिमम को, हो जाएगा कितना बी ए ओमेगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा बी ए ओमेगा। तो न्यू इक्वेशन बनी, नाउ इक्वेशन क्या बनेगी, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आती है इंड्यूस ईएमएफ की, जब ये कोई रोटेट करती है तो इंड्यूस ईएमएफ की ये इक्वेशन है, ठीक है। तो अब ये देखो किस फॉर्म में आ रही है, साइनसोइडल फॉर्म में। अगर मैं करंट निकालना तो करंट कैसे लिख सकते हैं, करंट लिख सकते हैं E इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है करंट। तो रजिस्टेंस को अगर हम नेग्लेक्ट कर दे तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखो किस फॉर्म में आ रही है करंट, ये साइनोसोडियल फॉर्म में। तो ये ग्राफ किसका होता है, साइन का ग्राफ होता है, सिंपल सा। तो ये कौन सी करंट होगी, पीक वैल्यू, मतलब मैक्सिमम करंट, जिसे बोलेंगे आई नॉट। ये इक्वेशन याद कर लो, 7 चैप्टर में बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो 7 चैप्टर में आएगी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम करंट हमने पढ़ा, सारी चीजें हमने पढ़ी, देखा इंड्यूस ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है जब कोई कॉइल रोटेट करती है, और यही करंट हमारा एसी जनरेटर से प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस करंट, ठीक। कोई दिक्कत नहीं तक, इसे नोट कर लो जल्दी से, न्यूमेरिकल करते हैं एक दो। मिनिमम कंडीशन में क्या होगा, ओमेगा टी 0 रखेंगे तो ई नॉट 0 हो जाएगा, तो कोई इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, तो करंट भी कोई प्रोड्यूस नहीं होगी। तो यही सारा का सारा खेल है, ठीक। मैक्सिमम कंडीशन, मिनिमम कंडीशन लिख के आराम से कर लेना, इस पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है ऐसा, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई थी। न्यूमेरिकल करते हैं एक दो, है ना, चलो न्यूमेरिकल करते हैं। तो ये दो क्वेश्चन है हमारे पास, देखो है ना कैसा, ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए, एक स्क्वायर लूप है जिसके साइड ए है, इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस डायगोनल विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना, डायगोनल के अबाउट घूम रहे, मतलब ये डायगोनल है, इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है ये, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 10। अच्छा अगर नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हो तो n से और मल्टीप्लाई कर देते हैं बस फॉर्मूले में, ठीक है, ठीक है। व्हाट विल बी द इंड्यूस ईएमएफ, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, फॉर्मूला भी देखा हमने, इंड्यूस ईएमएफ होता है E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये फॉर्मूला पढ़ा, n क्यों आया, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, n कितना दे रखा है 10, b हमें पता नहीं, b ही रहेगा, a क्या है एरिया, एरिया किसका, उस लूप का, लूप का एरिया क्या कैसे, स्क्वायर, स्क्वायर की साइड होती है तो a स्क्वायर एरिया, ओमेगा दे रखा है साइन ओमेगा टी, ओमेगा नहीं दे रखा, तो क्या हो जाएगा 10 ba स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास आंसर आया इसका इंड्यूस ईएमएफ का, इतना सो सिंपल है ना। IIT JEE मेंस में पूछा गया था, बताओ क्या क्वेश्चन है इसमें, कुछ है, कुछ नहीं है। अच्छा ओमेगा टी की वैल्यू 90 में तक देना, कभी सोचोगे परपेंडिकुलर है तो 90, ये परपेंडिकुलर वो वाला परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर थीटा फ्लक्स का वाला है ना, बी ए कॉस थीटा वाला, बी ए कॉस अल्फा वाला अल्फा है वो, ओमेगा टी एंगल गिवन होगा लूप में, जो भी है कि इतना एंगल पे रोटेट कर रही है, ठीक। बात करते हैं इस वाले की, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ऑफ एसी जनरेटर इज 5000, तो मतलब n गिवन है हमें कितना 5000, एरिया ऑफ कॉइल गिवन है हमें कितना 0.25 मीटर स्क्वायर, द कॉइल रोटेटेड द रेट, रेट दे रखा है, क्या होता है रेट, नंबर ऑफ टर्न्स है ना, स्मॉल f कह दो, फ्रीक्वेंसी कह दो चाहे 100 टर्न्स पर सेकंड, b गिवन है हमें कितना 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। पहले ओमेगा निकालते हो, ओमेगा क्या होता है 2 पाई n, है ना, 2 पाई n बाई 60, यही होता है भाई, n दे रखा है, ये वाला है नहीं, स्मॉल n क्या, चलो इसे f कह दो 2 पाई f, तो 2 पाई f कितना 100 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 6, तो कितना आएगा 10 पाई अपॉन 3 ओमेगा आया।
तो मैक्सिमम वैल्यू पूछे, पीक वैल्यू तो होती है ई नॉट, जो कि हम जानते हैं बी ए ओमेगा, एन गिवन है तो एन से और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर एन गिवन है तो क्या कर देंगे, एन से मल्टीप्लाई और कर देंगे थोड़ी, तो क्या बचेगा, ई नॉट इज इक्वल टू बी कितना है 0.2 इंटू ए कितना है हमारे पास 0.25, ओमेगा कितना है हमारे पास 10 पाई/3 और एन कितना है 5000। तो क्या आ जाएगा निकल करके, ये देखो ई नॉट इज इक्वल टू 3 0 है तो तीनों पॉइंट, ये 25 दूनी 50, ठीक है 50 250, 25 दूनी 50 पंजे 250, 25 पंजे 125 0 पाई/3 वोल्ट। इस तरह का कुछ आंसर आएगा, चेक कर लेना। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन आते कोई दिक्कत नहीं, बाकी हार्ड क्वेश्चन आएंगे इसमें चैप्टर नंबर 7 में। तो इसी जनरेटर से रिलेटेड वीडियो आपको पसंद आएगा ऐसी आशा करता हूं, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और सपोर्ट करते रहना। थैंक यू।